हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये टेस्ट पेपर है। ये टेस्ट पेपर है महाराष्ट्र सेट का। इसके 30 क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में करवा चुके हैं। आज हम 31 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये कहने को महाराष्ट्र सेट के हिंदी का एग्ज़ाम है, लेकिन यह हमारे हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम है और प्रत्येक साहित्य की तैयारी करने वाले को इस पेपर को अवश्य करना चाहिए। सभी को क्वेश्चन लगाकर देखने चाहिए। दोस्तों, यदि हम वास्तव में तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर वो ललक बन जानी चाहिए कि हम हमारे सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन को, कहीं भी जो क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को हम अवश्य देखें, उस क्वेश्चन को हम अवश्य लगाएं। दोस्तों, अब मैं ये वीडियो आपके समक्ष बना रही हूँ। ये लगभग रात 11:30 हो गए हैं और ये सुबह तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी। तो सुबह सभी को लाइव ये रहेगी और सभी को आंसर देने हैं साथ साथ क्वेश्चन के। तो आइए हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। 30 तक के क्वेश्चन, 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 की यदि हम बात करते हैं, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, वो क्वेश्चन बड़े आसानी से हमारे सोल्व हो गए थे। देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये 25, दोस्तों 25 के बाद सीधा 33 दे दिया गया है, कोई बात नहीं। हम नीचे देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 और 31। ये 31 का क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, एक बार हम देख लेते हैं। 31 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, मैं क्लियर करती हूँ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रामकुमार वर्मा के अनुसार इतिहास के काल विभाजन का संगत वर्ग कौन सा है। रामकुमार वर्मा जी के अनुसार अपने ग्रंथ में जो इन्होंने काल विभाजन दिया था, वह काल विभाजन कहते हैं, उसके पक्ष में सही संगत तर्क कौन सा है। विकल्प है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल और रीति काल। दूसरा विकल्प है सिद्ध काल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल और रीति काल। तीसरा है अपभ्रंश काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल और उत्तर मध्य काल। और चौथा है सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। सही विकल्प का चयन कर हमें आंसर देना है। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। रामकुमार वर्मा के ग्रंथ के अनुसार काल विभाजन का सही वर्ग कौन सा है। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा ए। पहले संधि काल होगा, फिर चारण काल, फिर भक्ति काल और फिर रीति काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है क्वेश्चन नंबर 32 का। कहते हैं कि आदिकालीन रचनाओं में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त कृतियों का संगत वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि जो बसंत विलास है, ये बसंत विलास अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त कृति मानी जाती है। तो हम देखें कि बसंत विलास के साथ साथ और कौन सी कृतियां हैं। तो ये कृतियां हमें ऑप्शन में दी गई हैं कि खुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयचंद्र प्रकाश और बसंत विलास। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
43 आ गया दोस्तों, 56 आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 एक बार नीचे देख लेते हैं। ये 32 से हमारा हो गया है। 32 के बाद हम 33 नंबर देखते हैं। यहाँ 39 दिया गया है, 43 दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, आदिकालीन कृतियों का संगत वर्ग कौन सा है। जो आदिकालीन कृतियां हैं इनका संगत वर्ग कौन सा है। तो संगत वर्ग का अर्थ यहाँ दिया गया है कि क्रम से कौन सी कृतियां हैं, कि कालक्रम के अनुसार ये जो कृतियां हैं इनका सही क्रम क्या है। ये हमें संगत के आधार पर पूछा गया कि कौन सा संगत है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हमें दिख रहा है ये जो रचनाएं हैं, विकल्प दिए गए हैं उपदेश रसायन रास, परमात्म प्रकाश रास, पाहुड़ा दोहा और भविष्यकता कहा। इनके रचनाकारों के आधार पर हमें ये रचनाएं लगानी होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है परमात्मा प्रकाश। जो परमात्मा प्रकाश है ये किसकी रचना है आपके, ये 6ठी सदी की रचना है। उसके बाद दिया गया पाहुड़ा दोहा। पाहुड़ा दोहा किसका है, मुनीराम सिंह। मुनीराम सिंह कौन से थे, 10वीं सदी के थे। फिर अब भविष्यकता कहा, ये किसकी है, धनपाल की। धनपाल भी कौन सी के थे, 10वीं सदी के थे। उसके बाद है उपदेश रसायन रास, ये किसकी है, जिनदत्त सूरी की, और जिनदत्त सूरी का समय था 12वीं सदी। परमात्मा प्रकाश जो है ये जोइंदू की थी, और जोइंदू कौन सी सदी के थे, 6ठी सदी के थे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है शारदा लिपि से निकली हुई लिपियों का संगठन वर्ग कौन सा है। शारदा लिपि से निकली हुई लिपियों का संगठन वर्ग कौन सा है। देखिए जो विकल्प दिए जा रहे इसमें पहला विकल्प हम देखते हैं, तो पहले विकल्प में जो कुटिल दिया जा रहा है ये कुटिल शारदा लिपि का नहीं है आपका। दूसरी में दिया जा रहा है, दूसरी में फिर कुटिल दे दिया गया है, तो ये भी शारदा लिपि का सही कोड नहीं है। उसके बाद में है तीसरा जो है इसमें खरोष्ठी दिया गया, तो खरोष्ठी भी शारदा लिपि की नहीं है। उसके बाद कौन सा है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। महाजनी, मोड़ी, बंगाली और डोगरी, ये तीनों ही किसके हैं, शारदा लिपि की बोलियां हैं। शारदा लिपि से निकले हुए जो लिपियों का क्रम है वो डी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एकाक्षरी परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। एकाक्षरी परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग, जो एकाक्षरी परिवार है, ये एकाक्षरी का अर्थ है एक अक्षर वाली। तो ये कौन सी भाषाएं हैं आपकी, सॉरी ये जो एकाक्षरी है ये आपके चीनी भाषा परिवार से है। चीनी भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार कहा जाता है। तो चीनी भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं हमारी आ जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, मंदारिन, कंटैनी, फुकीनी और श्यामी। आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर है रूप परिवर्तन के कारणों का संगत वर्ग कौन सा है। रूप परिवर्तन के कारणों का संगत वर्ग हमें देखना है। तो ये जो रूप परिवर्तन है ये रूप विज्ञान में देखने को आपको मिल जाएगा। तो रूप विज्ञान में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, सबसे जो पहले आ जाता है वो ध्वनि परिवर्तन आता है, फिर स्पष्टता आता है, फिर अज्ञान आता है और फिर बल आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 का निम्नलिखित में से भारोपीय परिवार की भाषाओं का संगत वर्ग कौन सा है। भारोपीय परिवार, तो भारोपीय परिवार में दोस्तों हम देखते हैं पहले विकल्प में हमारे पास अरबी दी गई है जो भारोपीय परिवार की नहीं है। दूसरे में भी अरबी है जो भारोपीय परिवार की नहीं है।
उसके बाद तीसरी जो दी जा रही इसमें कन्नड़ है, तो कन्नड़ भी भारोपे की नहीं है, द्रविड़ परिवार की है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अंग्रेजी, अवेस्ता, फ्रांसीसी और गुजराती ये भारोपीय परिवार की भाषाएं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अष्टछाप के कवियों के संदर्भ में संगत है? अष्टछाप के कवियों के संदर्भ में संगत वर्ग कौन सा है, यानी कौन से जो कवि हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। देखिए अगर हम पहला ऑप्शन देखें दोस्तों तो सूरदास भी है, नंददास भी, गोविंद दास भी, चित्त स्वामी भी, इसके सभी जो कवि हैं वो क्या है? अष्टछाप के कवि कहलाते हैं, है ना। ये सभी कोड से हमने बहुत अच्छे से याद किए थे कि सूरदास कुंभ के मेले में सूरदास नहाने के लिए जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति कर क्या करते हैं? कृष्ण पूजा कर लेते हैं। वहीं पर अगर विठलनाथ के शिष्यों को देखते हैं, ये वल्लभाचार्य के थे, और विठलनाथ के शिष्यों को देखते हैं तो क्रम आ जाता है कि गोविंदानंदन छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से नंद बाबा के साथ। तो गोविंदानंदन से गोविंद स्वामी और छेड़खानी से चित्त स्वामी, और नंद बाबा के साथ तो नंददास आ गया, तो आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है 38 के बाद 39 का क्वेश्चन आता है। ये भी नहीं है, ये भी 93 से शुरू है ये पेज भी। चलो एक बार फिर देख लेते हैं हम। ये जो 39 का पेज है वो हमें दोस्तों, ये पेज थोड़े आगे पीछे हो गए हैं क्योंकि ये PDF भेजा गया है किसी का, तो PDF भेजे जाने की वजह से इसमें परेशानी बन रही है। ये हमारा 39 का क्वेश्चन है दोस्तों। 39 क्वेश्चन कह रहा है रीति मुक्त काव्य धारा के रीतियों का संगत वर्ग कौन सा है? रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं उनका संगत वर्ग हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा रीति मुक्त में कौन आते हैं? घनबोध, आलम, ठाकुर, द्विजदेव बड़े ही रस लेते हैं और रीति मुक्त बन जाते हैं। आलम, घनबोध, ठाकुर, द्विज। आलम घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव और रसलीन। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ए आ जाता है। ये सभी किसके अंदर हैं? ए के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 40 का है, निम्नलिखित में से तीसरे सप्तक के कवियों का संगत वर्ग कौन सा है? तीसरे सप्तक के जो कवि थे उनका संगत वर्ग पूछा है। तो दोस्तों अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन दिया गया धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती है वो किसका है? पहले सप्तक का है। यज्ञ राम का करने पर मुक्ति मिलती है। पहले जो सप्तक के कवि हैं उसमें आ जाता है यज्ञ राम का करने पर मुक्ति मिलती है, मान बढ़ता है, नाम बढ़ता है और भारत भूमि का भी यशगान बढ़ता है। तो ये प्रभाकर माचवे, केदारनाथ हैं, ये सब किसमें आ जाते हैं आपके? ये जो प्रभाकर माचवे है ये पहले सप्तक में आ जाते हैं, इसलिए ये तीसरे में नहीं आएंगे दोस्तों। धर्मवीर गलती से बोल दिया गया था। अगला ऑप्शन जो हमारे समक्ष इसमें कह रहे हैं हरि नारायण व्यास, शकुंतला माथुर, कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह। देखिएगा एक बार इसको, यदि हम इसको देखते हैं तो इसके जो सभी कवि हमारे हैं, हरि नारायण दास तीसरे सप्तक का हमसे पूछा गया है कि तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन से हमारे हैं। तो देखो कौन कौन से हैं, केदारनाथ सिंह है, कुबेर, कुंवर नारायण है। हमने बनाया था कि केदार के मेले में कुंवर नारायण जाते हैं जो कि कंवारे होते हैं, वहाँ सर्वस्व मिलता है हमें किससे? कुदरत से। कुदरत से केदारनाथ बनाया था, सब कुछ मिलता है कुदरत से और कीर्ति भी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है? हरि नारायण व्यास भी है, शकुंतला माथुर भी है, कुंवर नारायण भी है और केदारनाथ सिंह भी है। तो दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि शकुंतला माथुर इसका नहीं है आपका, है ना। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वस्व
सक्सेना और कीर्ति चौधरी। तो वहाँ किरदार से सब कुछ मिलता है, सब कुछ से सर्वस्व हमने बनाया था, और कुंवर नारायण से कुंवारे से हमने बनाया। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 41 का, निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है। जो संगत वर्ग है वो हमें चुनना है। कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है, तो एक बार देख लेते हैं। पहला जो विकल्प है इसमें दिया जा रहा है दुलाई वाली, ये कहानी है। देवरानी जेठानी की कहानी भी एक कहानी है, लेकिन जो तमस है ये एक उपन्यास है, और जो बकरी है ये एक नाटक है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए, दूसरे में कहा राही, जो राही है ये भी एक कहानी है। आकाशदीप भी कहानी है, अपना अपना भाग्य भी कहानी है, और चीफ की दावत भी कहानी है। तो इस वर्ग में सभी जो हैं वो कहानियां दी गई हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। सी देखिए, प्रायश्चित, दिल्ली दरबार, दर्पण, पिता और मुर्दैया क्या है, एक आत्मकथा है आपकी। पिता है ये भी क्या है आपका कि एक कहानी नहीं है। तो अगला ऑप्शन हमारे समक्ष दिया जा रहा है दुलाई वाली कहानी है, राहिबे कहानी है, एक कहानी यह भी एक कहानी है, लेकिन जो जामुन का पेड़ है ये जामुन का पेड़ कहानी नहीं है, ये निबंधात्मक गद्य रचना है। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का संगत वर्ग कौन सा है। हमें संगत वर्ग देखना है उपन्यासों का। तो दोस्तों पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो दुलाई वाली है, ये एक कहानी है, इसलिए ये आंसर नहीं है। उपन्यास देखने हैं अपने को, तो बी में देखिए तो कंकाल भी उपन्यास है, गोदान भी उपन्यास है, मैलाचल भी उपन्यास और तमस भी उपन्यास है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। बाकी ऑप्शन देखोगे तो इसमें आपका बंटी है, एक आपका बंटी उपन्यास है, लेकिन जामुन का पेड़ देखते हैं तो ये क्या है, एक निबंधात्मक गद्य रचना है आपकी। गोदान उपन्यास है, आपका बंटी उपन्यास है, पिता है ये पिता एक कहानी है, और राही भी एक कहानी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 41 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा 42 उसी में था। 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 हमारा हो गया। 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है। कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है, यानी वह वर्ग जिसमें सारी कहानियां दी गई हैं वो हमें छांट कर लिखना है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। जैसे हम पहले को देखते हैं, परिंदे कहानी है, परिंदे कहानी है, कोसी का घटवार भी कहानी है, कानों में कंगना भी कहानी और राही भी कहानी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का संगत वर्ण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो मौलिक नाटक हैं उनका संगत वर्ग कौन सा है, वो वर्ग हमें देखना है। तो अगर हम पहले में देखें, पहला हमारे समक्ष है कि नील देवी, उसके बाद है पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन है ये एक दोस्तों अनूदित नाटक है। जो पाखंड विडंबन है ये कैसा नाटक है हमारा, एक अनूदित नाटक है। उसमें पूछा कौन सा, जो सारे मौलिक हैं। दूसरा कहा, दूसरे में है विश्वस्य विश्वोषधम मौलिक है, नील देवी मौलिक है, सती प्रताप मौलिक है, चंद्रावली भी मौलिक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, बी। ये जो पेड क्लासेज ले रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ये ट्रिक के साथ सारे करवाए गए हैं, तो याद होंगे सभी को। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से सात्विक भाव का संगत वर्ग कौन सा है। वह वर्ग जिसमें सारे सात्विक भाव दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है रोमांच, वैवर्ण्य, स्वेद और बेवथु। बेपथु ये सभी हैं जो आपके ये क्या कहलाते हैं, आपके जो सात्विक भाव हैं वो सभी ये सात्विक भाव आपके दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के निबंधकारों का कौन सा वर्ग संगत है। जो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं उस कौन से वर्ग के सभी निबंधकार द्विवेदी युग के हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसमें
चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, सरदार पूरण सिंह भी है, गणेश शंकर विद्यार्थी भी है, लेकिन शिव पूजन सहाय नहीं है। जो शिव पूजन सहाय हैं ये है आपके छायांदोत्तर काल के कहलाते हैं। तो शिव पूजन सहाय इसमें भी है तो ये भी हमारा नहीं है। शिव पूजन सहाय इसमें भी है तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आ जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, सरदार पूरण सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सभी कहाँ के हैं? आपके द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की जो निबंधात्मक रचनाएं हैं उनका सही विकल्प कौन सा है, सही संगत कौन सा है, उसको हमें चुनना है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं। जो पहला है आपका प्रगति और परंपरा, पहले ऑप्शन में प्रगति और परंपरा दिया गया है, किसका है? रामविलास शर्मा का है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा है साहित्य की परख, प्रगतिवाद, आलोचना के मान और साहित्य अनुशीलन, ये सभी किसके हैं? आपके शिवदान सिंह चौहान के हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 एक बार हम देख लेते हैं। ये 20 का आ गया है दोस्तों, 48 ऊपर ही मिलेगा हमें। तो हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 48। ये 39 है हमारा, ये 43 का सेट है, 54 का सेट है हमारा, ये 60 का सेट है। जी दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 हमारे समक्ष आ रहा है। चौदह का है दोस्तों, 44 कहीं बीच में रह गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का सेट हमें देखना है। अच्छा 47 हो चुका दोस्तों, 48 का सेट हमें देखना है। 48 का सेट अगर हम देखते हैं तो ये 48 का क्वेश्चन हमारे समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, स्त्री आत्मकथाओं का संगत वर्ग कौन सा है? मतलब वह वर्ग जिसमें सारी ही स्त्री आत्मकथाएं हैं उनको हमें देखना है। तो देखिए हमारे समक्ष स्त्री आत्मकथा पूछा गया है। तो अगर हम स्त्री आत्मकथाएं देखते हैं सभी, तो पहले में है हमारे पास, पहला दिया गया है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, यह स्त्री आत्मकथा नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, कहता है कि दूसरा ऑप्शन हमारे समक्ष कहता है एक कहानी, दूसरा कहता है कलम का सिपाही, तो ये भी कलम का सिपाही है, ये भी आत्मकथा, स्त्री आत्मकथा नहीं है। उसके बाद है एक कहानी, यह भी, ये किसकी आत्मकथा है? आपके मनु भंडारी की है। पिंजरे की मैना किसकी है? आपके सोनरेखा की है। उसके बाद है कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। और अन्या से अनन्या किसकी है? प्रभा खेतान की। तो आंसर हो जाएगा सी, इसमें सभी क्या है? महिला आत्मकथाएं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र ग्रंथों का संगत वर्ग बताइए। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं उसका संगत वर्ग दोस्तों हमें देना है। संगत वर्ग का अर्थ है यहाँ सभी पाश्चात्य काव्य शास्त्र ही दिए गए हैं, काव्य शास्त्र के ग्रंथ ही दिए गए हैं, लेकिन इनका क्रम सही क्या होगा? तो क्रम देखते हैं तो हम जानते हैं दोस्तों, जो रिपब्लिक है ये किसकी है? आपके प्लेटो की है, तो ये सबसे पहले आ जाएगी। फिर पोइटिक्स किसकी है? अरस्तु की है। फिर एस्थेटिक किसकी है? क्रोचे की है।
जो सेक्रेड वुड है वो किसकी है? इलियट की है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कौन? प्लेटो। प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं और इनके बाद जाकर कहीं क्रोचे और इलियट आते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 50 का, भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्यों का संगत वर्ग कौन सा है? हम देखते हैं, हम जानते हैं भारतीय काव्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि से शुरू हुआ है। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा? भरत मुनि आ जाएंगे। भरत मुनि के कौन सी सदी के थे? आपके दूसरी सदी के माने जाते हैं। फिर है आनंदवर्धन, कौन सी के हैं? आनंदवर्धन जो है ये 9वीं सदी के हैं। विश्वनाथ कौन सी का है? 14वीं सदी का है। और जो जगन्नाथ हैं ये कौन सी के हैं? 17वीं सदी के हैं। तो सही क्रम हो जाएगा हमारा बी। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं 50 क्वेश्चन के, और बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट हो गई है, इसलिए इसको मैं यहीं पर रोकती हूँ। बाकी के जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये कल आपके पास अवश्य आ जाएंगे और सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह के पेपर, हिंदी साहित्य से संबंधित जो कोई भी पेपर होता है उसका सॉल्यूशन आपके पास अवश्य पहुंचता है। यदि पेड क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप पेड क्लासेज से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।